हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड एज विद समीर। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आ जाइए, आज के टॉपिक्स में डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इंडियन परफॉर्मेंस बोथ मैन और वुमेन से, और थोड़ा मैं अपसेट भी था। तो आज देखते हैं, डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ है, जो जिस वजह से मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ आज। तो शुरू करते हैं हम आज पहले मेंस क्रिकेट से। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट में स्पिन को खेलते हुए हमारे बैट्समैन काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। आप ये देख लेंगे एनालिसिस राइट फ्रॉम 2020-2021 जब इंग्लैंड इंडिया में आया था। तो उस टाइम पे भी इंडियन बैट्समैन परफॉर्म नहीं किए थे। इंडिया ने वो सीरीज़ 3-1 जीती थी। लेकिन आप अगर उस सीरीज़ को देखेंगे तो रोहित शर्मा की एक सेंचुरी को हटा दे तो हमारे बैट्समैन ने कुछ नहीं किया था उसमें। उसके बाद लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड आई, श्रीलंका आई और अब ऑस्ट्रेलिया आई है, हम स्पिन के सामने हमारा टॉप ऑर्डर हमेशा स्ट्रगल किया है। और अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का जो टूर था, जो 2 टेस्ट मैचेस में, उसमें भी बांग्लादेश जैसी साइड जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी कंट्री में अच्छी है, बट मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ब्रिलियंट है। उनके स्पिनर्स स्पेशली हसन मेहंदी हसन मिराज, उन्होंने इंडिया को फंसा दिया था। तो कल नेथन लायन ने जो पहले सेशन में बैटिंग की, और जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था पहले सेशन के बाद, नेथन लायन ने बॉलिंग अच्छी की। लेकिन हमारे बैट्समैन स्पिन को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। आप केएल राहुल का एग्जांपल देखिए, जब उन्होंने पहले सेशन में बैटिंग करना शुरू की तो बहुत स्लो खेल रहे थे। एक अपील हुई और ओवरटर्न हो गई उनके फेवर में। उसके बाद उस सेम बॉल को आगे निकल के 6 मार दिया उन्होंने। वो समझ गए थे कि ये पिच डाइसी है और कभी भी एक ऐसा बॉल आ सकता है जो मुझे आउट कर देगा। तो उन्हें उसी पैटर्न में चलना था। वो फिर से एक शेल में चले गए। इनफैक्ट रोहित शर्मा, वो शॉट खेलने के बाद रोहित शर्मा ने उनको उनको प्रोत्साहन भी दिया कि आप खुल के खेले। लेकिन उसके बाद भी वो एक शेल में चले गए और उसका नतीजा यही हुआ कि वो जल्दी आउट हो गए। एक बॉल आई, उसमें एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा है, और उनका उनका स्टाइल ऐसा है कि स्पिनर्स को फुट वो चार्ज करते हैं, क्रीज के बाहर निकल के स्पिन को मनूवर करते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन वो पहले बॉल पे आउट थे। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू रिव्यू लिया नहीं उसके लिए, तो वो पहली गेंद पे आउट थे। उसके बाद रोहित शर्मा, जो सबसे अच्छे बैट्समैन लगे स्पिन के अगेंस्ट, लेंथ को पढ़ नहीं पाए नेथन लायन की, ना आगे थे ना पीछे थे और बोल्ड हो गए। चलो ठीक है, फेलियर होता है, दैट्स फाइन। रोहित शर्मा एक बड़े बल्लेबाज है और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो दैट्स फाइन। ही कैन नॉट सक्सीड इन एवरी मैच। लेकिन उसके बाद फिर आए हमारे विराट कोहली। थोड़े थोड़े एग्रेसिव लगे, वो गेम को चलाना चाहते थे, लेकिन दूसरे एंड पे पुजारा फिर आउट हो गए। वही वही वो डिफेंस करने गए। ऑफ स्पिनर था, फ्रॉम राउंड द विकेट्स बॉल अंदर आ रहा था और वो बॉल की लाइन में आ नहीं पाए और गेंद उनके पैड पे लगी, और थर्ड एम्पायर ने उसे आउट दे दिया। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, और थोड़ा मैं कहूँगा कि वो अनलक्की थे कि उन्होंने एक अच्छा फ्लिक किया और इधर शॉर्ट लेग पे पीटर हैंड्सकॉम्ब ने एक बढ़िया कैच लिया। बहुत बेहतरीन कैच था वो। अब उसके बाद विराट कोहली जब इतनी विकेट्स हुई तो एक स्वाभाविक है कि बैट्समैन थोड़ा डिफेंसिव हो ही जाता है। तो वो लंच तक विराट कोहली संभल संभल के खेले लेके गए। जडेजा आए थे उनका साथ देने के लिए लंच के बाद, पर जडेजा जल्दी आउट हो गए 26 पे। और विराट कोहली का जो डिसीजन था वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो अच्छे लग रहे थे, वो 44 बना चुके थे। वो फ्रंट फुट पे डिफेंस किए, और बहुत आप देखेंगे तो एक ही टाइम पे आप उस उनके उनके पैड पे और इनसाइड एज ऑफ द बैट पे लग रहा है। अब ये बात एम्पायर को दिखी नहीं क्या हुआ, और नितिन मेनन ने उन्हें उन्हें आउट दे दिया। विराट कोहली ने फौरन थर्ड एम्पायर के पास गए। अब सिंस नितिन मेनन ने उसे आउट दे दिया था, थर्ड एम्पायर को एक कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए था उसको ओवरटर्न करने के लिए। और वो कंक्लूसिव एविडेंस थर्ड एम्पायर को नहीं मिला, क्योंकि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। जहाँ ऐसा लगा, ऐसा हम अगर आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर देखिए। अब आप इस पिक्चर में देखेंगे कि वो बॉल
लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बैट बैट पे पहला लगा है, बैट पे बाद में, लेकिन आप अगर उसे बार-बार देखेंगे ये वीडियो को, तो ऐसा लगेगा कि दोनों साथ में है। लेकिन सिंस एम्पायर ने उसे आउट दे दिया था, थर्ड एम्पायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था उसे टर्न करने के लिए और उसने उसे आउट दे दिया। नितिन मेनन के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने पहले भी विराट कोहली के अगेंस्ट हाउलर्स दिए हैं, या मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन एम्पायर्स को थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। अगर जब वो बड़े बैट्समैन को अगर आउट दे रहे हैं तो दे हैव टू बी केयरफुल। हाँ, गलतियाँ सबसे होती है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट नितिन मेनन ने हाउलर्स दिए हैं, उन्होंने बुरे डिसीजन दिए स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, तो आई थिंक उन्हें थोड़ा संभल के चलना होगा। विराट कोहली के बाद जडेजा के आउट होने के बाद पारी संभाली अक्षर पटेल और अश्विन ने, और ये पारी ने इंडिया को मैच में फिर से लाई। नहीं तो ऐसा लगा था इंडिया आराम से 100 रन की लीड तो दे ही देगा ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद अश्विन ने बहुत अच्छी पारी खेली। अश्विन ने इनफैक्ट अक्षर पटेल के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की, और अक्षर पटेल ने एक्चुअली दिखाया कि स्पिनर्स को ये विकेट पे कैसा खेला जाता है। वो चार्ज करके उन्होंने उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर कुनमैन को तो बहुत अच्छे सिक्स मारे। नेथन लायन के पास उन्होंने डीप क्रीज में जाके उन्होंने कट शॉट का अच्छा इस्तेमाल किया, और मर्फी के अगेंस्ट भी वो क्रीज में डीप जाते थे, और अगर फ्रंट फुट पे जाते थे तो पूरा जाते थे, या तो चार्ज करके उन्हें मारते थे। उन्होंने क्विक रन्स बनाए, उनके 84 से इंडिया में फिर से जान आई। अश्विन ने अगेन बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये टेस्ट मैच आप उठा के देख लिए लास्ट 3 साल में, ये आपको एक्शन रिप्ले ही लगेगा, जब इंडिया का टॉप ऑर्डर स्पिन के अगेंस्ट फेल होता जा रहा है, एक्सेप्ट रोहित शर्मा, और लेट ऑर्डर में आइदर जडेजा, अश्विन और अब अक्षर पटेल लास्ट 2 टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इन्होंने बचाया है। इनफैक्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश में हम हार जाते एक टेस्ट मैच अगर अश्विन वहाँ नहीं खड़े होते श्रेयस अय्यर के साथ। तो सिचुएशन थोड़ा 50-50 के, मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया को स्लाइट एडवांटेज है, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए वो खुल के खेलने लगे और 61 रन बना दिए हैं दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया मेरे मायने में ऑस्ट्रेलिया दे हैव देयर नोजेस स्लाइटली अहेड नाउ, और अगर इफ दे मैनेज टू गेट मोर देन 225 रन्स ऑन दिस पिच, बैटिंग लास्ट एंड गेटिंग मोर देन 225 रन्स, मैं कहूँगा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। इंडिया जो स्पिन ट्रैक्स बनाया है, ड्राई पिचेस, ठीक है, होम एडवांटेज है, बट दैट कैन प्ले अगेंस्ट यू टू। तो इंडिया को टॉप ऑर्डर को खेलना होगा। राहुल के लिए आखिरी चांस है, ही हैज़ टू डू समथिंग अबाउट हिज बैटिंग। नहीं तो मैं नहीं देख रहा हूँ उनको तीसरे टेस्ट मैच में, अगर वो एक बार और फेल हो गए तो देखते हैं आज क्या होता है। आई थिंक टू मोर आवर्स टू गो फॉर द थर्ड डे टू स्टार्ट, तो मैं कैचअप करूँगा, और अगर कोई अपडेट्स आए तो मैं आपसे लंच में फिर से मिलूँगा। अब आ जाते हैं दूसरे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द डे। वुमेंस क्रिकेट T20 के वर्ल्ड कप में आज इंडिया इंग्लैंड का मैच था, और मुझे उम्मीद ही थी कि इंडिया अपनी गलतियों से सीखेगा, जो ये अच्छी टीमों के अगेंस्ट इंडिया ने पहले मैचेस हारे हैं, उससे कुछ सीखेगा। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वुमेंस क्रिकेट टीम ने बड़े मैचेस में हमेशा हराया है, और आज का भी मैच सेमीफाइनल फाइनल तो नहीं था, लेकिन अपने ग्रुप में फर्स्ट आने के लिए बड़ा मैच था। इंडिया ने अच्छी स्टार्ट की, बॉलिंग पहले इंडिया ने की और 3 विकेट जल्दी से निकाल लिए। इनफैक्ट उनके बड़े बल्लेबाज वाइट और डंकली को उन्होंने पहले आउट कर दिया, जो बहुत खतरनाक बैट्समैन थे, लेकिन फिर उनके कप्तान हैदर नाइट ने अच्छी साझेदारी की स्काइवर के साथ। स्काइवर ने अच्छे 50 रन मारे, और नीचे एलन जोन्स के साथ मिल के बढ़िया बल्लेबाजी की स्लॉग ओवर्स में। इनफैक्ट दीप्ति शर्मा के एक ओवर में उन्होंने 17 रन मारे, जिसकी वजह से जो टोटल लग रहा था हमें 130, 135, मैक्सिमम 140 और 150 के ऊपर चला गया। 151 मारे उन्होंने। तो 150 रन्स वुमेंस क्रिकेट में एक अच्छा स्कोर होता है, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में जहाँ मैच था सेंट जॉर्ज में, वहाँ तो बॉलर्स को हेल्प बहुत थी। फिर भी इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया। शिफाली वर्मा जल्दी आउट हुई 8 रन बना के। फिर भी इंडिया काइंड ऑफ पावर प्ले तक ठीक था। जेमिमा रॉड्रिक्स और स्मृता मंदाना ने अच्छे टीम को संभाल लिया था, विकेट्स नहीं दी थी, और रन रेट अबाउट, बट 6ठे ओवर से लेकर 9वें ओवर तक उन्हें थोड़ा एग्रेसिव और आना था। बट
आप देखेंगे जब जेमिमा रॉड्रिक्स आउट हुई, उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए 15 बॉल में, और वो उस टाइम पे स्कोर कुछ 57 था, और नाइन्थ ओवर वाज गोइंग ऑन, सो राउंड अबाउट एवरेज 6.2 का ही था। जब आपको एवरेज ओवरऑल मोर देन 7.5 का चाहिए, तो आप यू हैव टू इंश्योर कि पहले पावर प्ले में अच्छे रन आ जाए, ताकि इंडिया जैसी टीम जहां आपके पास पावर हिटर्स नहीं है नीचे, इंग्लैंड जैसे, तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि आपको स्टार्ट अच्छा मिले और एक एग्रेसिव स्टार्ट मिले। आप जब जब आप 150 चेस कर रहे हो, वो नहीं हुआ। इंडिया ने सिर्फ एक 6 का एवरेज मेंटेन किया पहले 10-11 ओवर में, और फिर जब जेमिमा आउट हो गई, हरमनप्रीत कौर आई, और उनका शॉट सिलेक्शन एज अ कैप्टन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, क्योंकि वो आई एक लेग स्पिनर डाल रही थी बॉलिंग इंग्लैंड की, और इंग्लैंड के स्पिनर्स ने फंसा दिया था एक्लस्टन और ग्लेन। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन। और जब आप लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन खेल रहे हो, और आप अब चार्ज करते हो, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है आप बॉल के पिच पे आओ और फिर आप बॉल को हिट करो। अनफॉर्चुनेटली हरमनप्रीत पहले ही क्रीज से बाहर आ गए, और जब बॉल पिच होके उन्हें और पिच वो बॉल के पिच पे नहीं आया और बॉल थोड़ा टर्न होना शुरू हुआ, तब उन्होंने वो हिट लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बॉल उनका एज लेके कवर्स में गया, और वो बहुत बड़ी विकेट थी। इसके बाद स्मृति मंदाना और ऋचा घोष ने अच्छी कोशिश की टीम को वापस लाने में। अगेन स्मृति मंदाना जब आउट हुई, वही वापस मैं वही कहूँगा कि शॉट सिलेक्शन, उन्होंने एक कवर्स के ऊपर बेहतरीन सिक्स मारा था वो ओवर में। उसके बाद दूसरे ही बॉल पे उन्होंने चार्ज किया और लेग साइड की बड़ी बाउंड्री को क्लियर करने की कोशिश की, जहां वो डीप में आउट हो गई, डीप मिड विकेट पे कैच आउट हो गई। तो मेरा कहना ये था, आपने अच्छे से 14 ओवर खेल लिए हो, 50 रन कर लिए हो, तो और आपने एक सिक्स भी मार दिया हो, तो एक सिंगल लेके ऋचा घोष को बोलो, ऋचा घोष को स्ट्राइक रोटेट करो। बट उन्होंने वो एक और सिक्स मारने की ट्राई में वो आउट हो गई। गेम अवेयरनेस यही आता है, लाइक। और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ गेम अवेयरनेस का। जब ऋचा घोष, ऐसा लग रहा था ऋचा घोष बड़े हिट्स मार सकती है और इंडिया को क्लोज ला सकती है, उन्हें स्ट्राइक ही नहीं मिली। उन्हें 18th 19th ओवर में तो स्ट्राइक ही, हार्डली कुछ स्ट्राइक मिली है। दीप्ति शर्मा बड़े हिट लगाने में बॉल उन्होंने वेस्ट किए, और जब वो सिंगल निकालने की कोशिश कर रही थी, तब वो सिंगल्स नहीं आ रहे थे फिर उनसे। और जब एक बार उन्होंने डीप में मारा और सिंगल था और ऋचा घोष को स्ट्राइक पर रखना था, वो सेकंड के लिए आई और सेकंड पे दीप्ति शर्मा रन आउट हो गई। तो अगेन गेम अवेयरनेस बहुत डिसअपॉइंटिंग। अब लास्ट ओवर में जब ऋचा घोष ने एक 4 और एक 6 मार दिया पहले बॉल पे, और उन्हें नो बॉल मिल गया, तो वो फ्री हिट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन डीप में जब उन्होंने मारा, वो मारने के बाद ही आपको पता है कि आप ही वहां से जो 20 रन बचे हुए हैं लास्ट 4 गेंदों पे, वो ऋचा घोष ही मार सकती है। लेकिन वो डीप में उन्होंने मारा और सेकेंड रन के लिए अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो अगेन लाइक क्या क्या चल रहा था, लाइक अगेन गेम अवेयरनेस ही नहीं थी कि लास्ट के 4 बॉल को मुझे फेस करना है। इन दी एंड इंडिया 11 रन से हारी, बट अगेन प्रोफेशनलिज्म अगेंस्ट बेटर टीम्स क्लियरली मुझे आज नजर आई। और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल या फाइनल में मुश्किल है। आपको ये सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, आपके कोच है ऋषिकेश कनितकर, जो इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस और वनडे अच्छे खेल चुके हैं। एटलीस्ट उन्हें मैसेज पास करना था कि एंड के ओवर्स में एटलीस्ट ऋचा घोष को स्ट्राइक पर रखो, तो ही हम जीत पाएंगे। जो नहीं हुआ, डिसअपॉइंटिंग था। बट होपफुली आई थिंक इंडियन वुमेन इससे सीखेंगे और इससे कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। एक और मैच है आयरलैंड के साथ, लेकिन इतना है कि अब वो ग्रुप में सेकंड स्टैंडिंग पे उनका फिनिश होगा। होपफुली अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है वो ग्रुप में, तो कुछ उलटफेर हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड फर्स्ट पे और इंडिया सेकंड पे क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए, और सेमीफाइनल में आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। तो देखते हैं उस पर दोस्तों। आई थिंक इंडियन वुमेन यहाँ से सीखेगी और आने वाली मैचेस में अच्छा करेगी। और आज तीसरा दिन पे देखते हैं मेंस क्रिकेट में दिल्ली टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा हुआ है, और उसमें आज कुछ भी हो सकता है। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलात हो जाएगी इंडिया के लिए। जैसा मैंने कहा,
मोर देन 225 रन इस पिच पे डिफ़िकल्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं जल्दी मिलूँगा लंच टाइम पे। देखता हूँ अगर लंच टाइम पे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके पास फिर से एक छोटा वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सेव करें, और आपका प्यार ही इस चैनल को बढ़ा सकता है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और देखते हैं आज इंडिया का दिन दिल्ली में कैसा रहता है। तो अगली बार के लिए, जब तक के लिए अगली बार हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।